नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम इतिहास के दूसरे लेक्चर में बात कर रहे हैं। अगर पहले लेक्चर की बात कर लेते हैं तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों पे बात करी थी। पुरातात्विक साक्ष्य थे, लिखित साक्ष्य थे और उसका विदेशी विवरण था। इन 3 चीज़ों पे अच्छे से बात करी थी, काफ़ी अच्छे से बात करी थी। तो अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। और अब हम आगे की बात करते हैं आज के बारे में। आज हम स्टोन एज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम स्टोन एज क्या है इस चीज़ पे अच्छे से बात करेंगे। अगर स्टोन एज की बात करें, इसको हम लोग 3 कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला आता है प्राक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा आ जाए ऐतिहासिक काल। तो प्राक इतिहास उसे कहते हैं जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं पर उसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, उसे हम लोग प्राक इतिहास बोलते हैं। आदि इतिहास बोलते हैं उसे जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हों, उसके लिखित साक्ष्य भी मिले हों, पर उन्हें अभी पढ़ा नहीं गया हो, जैसे हड़प्पा हो गया अपनी। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, जैसे बौद्ध, जैन, मौर्य, महाजनपद, वैदिक काल आज चीज़ें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्राक इतिहास है इसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो प्राक इतिहास क्या है? ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हो, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास बोलते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम पहला औजार जो था वो तमिलनाडु के पलवलन में रॉबर्ट ब्रुस के द्वारा 1863 ईस्वी में खोजा गया था। रॉबर्ट ब्रुस की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके एक सदस्य थे, इन्होंने खोजा था, इसी के बाद इनको इसका जनक कहा जाने लगा था। ठीक है, प्राग इतिहास का। अगर पुरातात्विक जो है पुरातत्व विभाग के जनक की बात करें तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। तो अब बात कर लें कि जो पुरातत्व विभाग है या फिर ये किसके अंतर्गत आता है। अब तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अभी आ रहा है हाल ही में। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2011 में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, 150 वर्ष। तो आगे की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा प्राक इतिहास है इसको भी हम लोग तीन तीन उसमें कालखंड में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो थॉमसन थे, उन्होंने जो कुछ वस्तुएं थी जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी हुई हैं, उनके आधार पर उन्होंने इस कालखंड को 3 उसमें डिवाइड किया था। तो अगर हम सबसे पहले जीवाश्म की बात कर लेते हैं तो जब सबसे पहला जो जीवाश्म मिला था वो बोरी महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख वर्ष पुराना मिला था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उस पर डिवीज़न की बात करते हैं। तो इसमें पूरा पाषाण काल हो जाएगा और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है ये सबसे लंबा टाइम पीरियड लिए हुए है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल हो जाएगा, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है इसको हम लोग भी 3 उसमें डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसमें एक आ जाएगा पर निम्न आ जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर एक आ जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल, फिर एक उच्च आ जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। तो चलो देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न जो पूरा पाषाण काल है तो उसमें क्या कहते हैं, जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसको हम लोग कोर संस्कृति कहते हैं और मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग सल्क जो सलक जो कोर हो गया और फिर एक सल्क संस्कृति हो गया, एक ये ब्लेड संस्कृति हो गया। तो ये 3 संस्कृति थी जो इसमें डिवाइड हुई थी। यहाँ पे पूर्व है और पूर्व भी बोल सकते हैं आप, इसको निम्न भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल के लक्षण कौन कौन से हैं? अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व है, इसका टाइम पीरियड है। तो अगर हम थोड़ा हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे क्या है कि जो यहाँ पे जो अगर इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल है ये हमारा 5 लाख से 5 लाख से ये हमारा 50,000 है, ये वाला टाइम पीरियड। और अगर मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये 50,000 से 40,000 है। अगर हम उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये हमारा 40,000 से 10,000 माना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो चेंज की बात करें, सबसे ज़्यादा चेंजमेंट जो आए हैं वो हमारे उच्च पूरा पाषाण काल में आए हैं। इसमें क्या होता है कि इसी में क्या है कि जो इसी ब्लेड संस्कृति थी तो जो यहाँ के औजार थे वो थोड़ा इस टाइप के औजार बने हुए थे इसे से। तो यहाँ पे नक्काशी भी देखने को मिलती है, चित्रकला भी देखने को मिलती है। और हिम युग की समाप्ति होती है तो क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें भी बदलती हैं। जो हिम युग की समाप्ति होती है तो फिर थोड़ा यहाँ की जलवायु गर्म होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजमेंट आते हैं। तो ये यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। आप आगे बात करते हैं। तो
अब क्या आगे की जो सीन थी उसमें लक्षण ये था कि इसके अगर बात करें पूरा पाषाण काल के, तो इसके जो लक्षण थे वो शिकारी थे यहाँ के लोग। आग की जानकारी तो थी, लेकिन क्या था कि जानकारी थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते थे, और पशुपालन नहीं कर सकते थे। तो आप बात कर लीजिए बेसिकली ये जो थे आखेटक या फिर आप बोल लीजिए शिकारी थे, मतलब एक जगह नहीं रुकते थे। इनका जो मेन वो था तो शिकार करके ही खाना था, तो इसलिए यहाँ पे औजार काफ़ी महत्वपूर्ण औजार थे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें थी ना, जो कोर वाली अगर बात करें कोर संस्कृति की, तो जो अगर एक कोई नदी है, मान लीजिए अगर कोई नदी है, तो वहाँ से यहाँ से अगर कोई पत्थर आ रहा है खुद, तो वो इनके किनारों पे लड़ते हुए आएगा, तो लास्ट तक आते आते क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल गोल हो जाएगा, और इससे वो लोग औजार बनाते थे। तो क्या होता था, इसको वो लोग तोड़ते थे तो मतलब एक ये गोला है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो एक यहाँ से निकल गया, थोड़ा यहाँ से निकल गया, थोड़ा यहाँ से निकल गया, तो ये जो बीच का आकार है वो ऐसा हो जाता था, और ये हमारा बीच का ही हो जाता था कोर, और जो साइड वाले ये फलक हो जाते थे। तो एक फलक संस्कृति हो जाती थी, एक कोर संस्कृति हो जाती थी। कोर संस्कृति में क्या है कि ये बीच वाले का प्रयोग करते थे, फलक में ये साइड वाले का प्रयोग करते थे। और जो ब्लेड संस्कृति थी उसमें क्या था कि वो दोनों साइड, जो साइड वाला है उसके दोनों साइड वो धार करके उसका प्रयोग करते थे। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल में आ जाएगा। तो इसके औजारों की बात करें तो स्फटिक था, शल्क थे, ब्लेड थे। और बात करें यहाँ पे भीमबेटका की जो थी, बात किया था अगर चित्रकारी की बात करें, सबसे पुरानी चित्रकारी देखने को मिलती है भीमबेटका में देखने को मिलती है। ठीक, अरे कहाँ चले गए, हाँ भीमबेटका में देखने को मिलती है। यहाँ पे तीनों टाइम पीरियड की चित्रकारी देखने को मिलती है। अब बात कर लीजिए पूरा पाषाण काल की बात करो, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल की बात करें, तो यहाँ पे तीनों की जान मिलती है। बात करें मिर्ज़ापुर की, बात करें उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे तीनों कालखंडों के औजार प्राप्त हुए यहाँ से। मध्य प्रदेश हथनौरा से मानव खोपड़ी के कंकाल प्राप्त हुए। तो अब हम बात करते हैं आगे, इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 से 8,000 BC माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मध्य पाषाण काल को हम लोग मीसोलिथिक या फिर इसको माइक्रो का नाम देते हैं, माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। माइक्रोलिथिक पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय चेंजमेंट इसी काल में हुए, और पर्यावरणीय चेंजमेंट होने के कारण यहाँ पे सूक्ष्म जीव भी आए। जैसे अब बात कर लीजिए खरगोश की बात कर लीजिए, तो छोटे छोटे चीज़ें हुई, और उन्होंने छोटे छोटे उपकरण, मतलब छोटे छोटे औजार भी बनाना शुरुआत करी, क्योंकि छोटी चीज़ों को मारने के लिए छोटे औजार का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर इनके स्थलों की बात करें तो बागौर हो गया, आदमगढ़ हो गया, यहाँ से उनको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लगभग 5,000 वर्ष पुराने हैं। और अगर बात करें लिखैया की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक नर कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडो की बात करें तो यहाँ पे मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये पशुपालन भी करते हैं। अगर बात करें तो एक साथ कुत्ता और मानव के साक्ष्य भी मिले थे, दफनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मध्य पाषाण काल से प्राप्त होती है। तो अब आगे बात करते हैं, कुछ जो डिस्कशन होते हैं, जो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होती है उस चीज़ पे बात करते हैं। तो जो सराय नहर है यूपी में, और महदहा है यूपी में, और दमदमा भी यूपी में पड़ता है। ये तीनों चीज़ें यूपी में पड़ती हैं। तो यहाँ क्या हुआ था कि जो सराय नहर है, यहाँ पे सर्वाधिक नर कंकाल मिलते हैं, 37 नर कंकाल यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ अगर बात करें दमदमा की बात करें तो यहाँ पे 41 नर कंकाल यहाँ से मिलते हैं, और 37 नर कंकाल यहाँ से मिलते हैं। तो अगर इन नर कंकालों की बात करें तो इनका सिर जो था, सिर इनका था पश्चिम में। और अगर इनके बात करें, इनके पैरों की बात करें तो इनके पैर जो थे वो पूर्व में थे। ठीक, आगे बात करते हैं। तो युद्ध के साक्ष्य सराय नहर से मिलते हैं। 4 नर कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। स्तंभ गर्त भी था, स्तंभ गर्त था, ठीक है। और हम बात करें महदहा की बात करें तो यहाँ पे हड्डियों के आभूषण हो गए, और मृगशृंगी के छल्ले और युगल समाधान यहाँ से देखने को मिलता है। तो एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली ये चीज़ थी कि अगर युगल समाधान की बात हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि युगल समाधान मतलब हस्बैंड वाइफ एक साथ मरे हों, ऐसा तो होता नहीं है। तो शायद वहाँ पे कुछ सती जैसी कोई प्रथा रही हो, ठीक है, तो ऐसा, या फिर जौहर जैसी कोई प्रथा रही हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे सोचने लायक है, थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि युगल समाधान की बात कर रहा है तो ये चीज़ें हुई होंगी, या फिर ऐसा कुछ वहाँ पे रीति रिवाज रहे होंगे। तो यहाँ पे 5 युगल समाधान एक साथ मिले हैं।
और यहाँ पे 3 नर कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ पे सोचने की बात है कि युगल समाधान ऐसा था कि मतलब अगर हस्बैंड मर गया या फिर वाइफ उसकी एक्सपायर हो गई तो मतलब क्या ऐसा था कि मतलब दोनों लोग को एक साथ दफना दिया जाता हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं नौ पाषाण काल की बात करते हैं। 8000 से 6000 BC का इसका टाइम पीरियड है। और बात कर लेते हैं इसको क्रांति का काल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि गार्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति का काल कहा है। और सर जॉन लुआक इसके मतलब वो माने जाते हैं, ये मान लीजिए इसके मतलब जनक भी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो वो यहाँ के माने जाते हैं सर जॉन लुआक। तो यहाँ क्रांति इसलिए इसको क्रांति का काल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खेती के परिणाम अगर प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे जौ हो गया, गेहूँ हो गया, चावल, मक्का आदि चीज़ों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अगर यहाँ पे खेती करी जा रही है तो ये मान लीजिए खेती 10 दिन में तो हो नहीं जाती, उसके लिए अच्छा खासा एक टाइम पीरियड चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग रुके होंगे या स्थायी जीवन की बात भी हुई होगी या फिर स्थायी जीवन की शुरुआत यहीं से चालू हुई होगी। अगर स्थायी जीवन जी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जंगलों में ही रह रहे हैं, तो उन लोगों ने घर बनाने की भी शुरुआत करी होगी, घर बनाया होगा। घर बनाया होगा तो फिर एक बस्ती बनाई होगी, एक गाँव टाइप में बनाया होगा, पशुपालन भी किया। उसके बाद आग का उपयोग सब यह है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आग का उपयोग किया, कुंभकारी की, आने जाने के मतलब है ना, देखो पहिए की भी खोज की, आने जाने में उनको सुगम हो। और उसके बाद जो यहाँ के औजार थे तो वहाँ पे इतना मतलब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ के जो औजारों में वो पॉलिश करते थे, या फिर बात कर लीजिए पत्थर से धार देते थे। तो मतलब धार काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती थी, तो उससे वो मतलब भोजन वोजन काटने में या फिर मांस काटने में या फिर शिकार करने में या फिर पेड़ों की छाल निकालने में आदि चीज़ों में उस चीज़ का प्रयोग करते थे। तो अगर बात करें यहाँ के जो मेन स्थल कौन कौन से थे, तो यहाँ पे मेहरगढ़ हो गया जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले। और बात करें लहरादेव की बात करें तो यूपी में पड़ता है, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले। ठीक है, सबसे पुराना अपने यहाँ का है लहरादेव 8000, ये 7000 का है, ये 8000 का है। दोनों जगह से यहाँ पे कृषि के साक्ष्य भी मिले, यहाँ पे भी मिले। ठीक है, दोनों जगह में, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 8000 ये पुराना है। चिरात बिहार की बात करें, उसके बाद बुर्ज होम हो गया कश्मीर, यहाँ गड्ढों में रहते थे। साथ गड्ढों में इसलिए रहते थे क्योंकि ठंड थी, वो उससे बचते थे। या फिर जो मतलब जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए वो गड्ढों में रहना पसंद करते थे, गड्ढों में अपना घर बनाते थे। बात कर लीजिए तो वो मतलब क्या था कि बुर्ज होम में ही मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, अभी लोग पीछे बात किए थे। और मछली पालन भी करते थे, शिकारी भी थे, आज चीज़ें थी यहाँ पे। हम आगे बात करते हैं। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे आधुनिक आंध्र प्रदेश कुरनूल गुफा में आग के साक्ष्य मिले हैं। फिर महाराष्ट्र के जो पटने स्थल में वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हैं। बात करें पर्यावरणीय बदलाव, तो पर्यावरणीय बदलाव भी हम लोगों ने बात करी थी, जो मध्य पाषाण काल था वहाँ पे पर्यावरणीय बदलाव मिलता है देखने को, जहाँ पे मतलब काफ़ी परिवर्तन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। मान के चलिए जो हिमयुग समाप्त होता है, हिमयुग जो अगर बात करें हिमयुग की बात करें तो हिमयुग की समाप्ति होती है मध्य पूरा पाषाण काल से। उसकी वहाँ पे मतलब वहाँ पे था उच्च जो आता है, उच्च पूरा पाषाण काल आता है, वहाँ पे उसकी समाप्ति होती है। तो उसके बाद जो जलवायु होती है गर्म होने लगती है, उसके बाद वहाँ पे नए नए जो जीवों का जन्म होता है, छोटे बड़े हर तरह के नई नई वनस्पति का जन्म होता है। तो काफ़ी चीज़ें नई नई आती हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो पत्थर वगैरह हैं कहाँ से आते हैं। अगर जेटाइट पत्थर की बात करें तो ये पत्थर वो चीन से प्राप्त करते थे। बात करें जो चकमक पत्थर था वो सीरिया से प्राप्त करते हैं। जो कौड़ी होती थी उनको लाल सागर से प्राप्त करते थे। या फिर सीप की बात करें तो भूमध्य सागर से प्राप्त करते थे। तो आज के लिए इतना ही था। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आदि इतिहास या फिर ऐतिहासिक काल को हम लोग कवर करेंगे, और जल्द ही कवर करेंगे उसको, क्योंकि क्या है कि सारी चीज़ें सिमिलरिटी की हैं तो अभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।